नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। रूस यूक्रेन युद्ध के 67 दिन हो गए, लेकिन हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। रूस के हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन अशांत है। दुनिया भर से यूक्रेन को मदद जरूर मिली है, लेकिन उसका सिलसिला जारी है। लेकिन रूस के खतरनाक इरादों को रोकने में अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। और नतीजा ये कि अब रूस ने पूर्वी यूक्रेन को मटिया मीट करने का प्लान तैयार कर लिया है। रूस का मिशन पूर्वी यूक्रेन। पूर्वी यूक्रेन में रूस की बारूदी साजिश। विक्ट्री डे परेड से पहले रूस का खतरनाक इरादा। रूस का तबाही मचाने वाला मैप तैयार है। पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने की ठान ली है, तो ज़ेलेंस्की जवाब देने की तैयारी में है। पुतिन की सेना विनाशकारी हथियारों से तबाही मचा रही है। ज़ेलेंस्की के जवान भी जी जान से मुकाबला कर रहे हैं। तभी तो 67 दिन तक खींच गया है रूस का हमला। ताजा तस्वीरें गवाही दे रही हैं युद्ध में जारी विनाश लीला की। रूस का लेटेस्ट दावा है कि उसने यूक्रेन के 17 मिलिट्री ठिकानों पर टारगेट किया है। दावों के मुताबिक रूसी एयरफोर्स ने हाई प्रिसिजन मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बुरी तरह बर्बाद किया है, जिसमें यूक्रेन के 200 जवान मारे गए हैं। एक कमांड पोस्ट भी मटियामेट हो गया। साथ ही एक वेयर हाउस भी तबाह हो गया, जिसमें यूक्रेन अपने रॉकेट्स और आर्टिलरी रखे हुए था। दावा रूस का है, लेकिन सच ये है कि 67 दिनों के हमले में रूस को अब तक वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है जिसकी उसे उम्मीद रही होगी। रूस ने लंबे वक्त तक कीव की घेराबंदी की, लेकिन वापस लौटना पड़ा। इरपिन से भी रूसी फौज लौट चुकी है। बूचा में बेरहमी और बर्बादी की तस्वीरें दुनिया ने देखी, लेकिन अब यूक्रेन वहां दोबारा पांव जमा चुका है। ज़ैपोरिज़िया, चेर्नोबिल, लवीव, सुमी समेत कई इलाकों से रूसी फौज की वापसी हो चुकी है। ऐसे में अब रूस का टारगेट बन चुका है पूर्वी यूक्रेन। धमाकों से दहल रहे हैं पूर्वी यूक्रेन के शहर। खार्किव, डोनेत्स्क, मारियोपोल, लुहांस्क, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो रूसी हमलों की जद में हैं। इन हिस्सों पर रूस ने अपनी मिसाइलों का मुंह मोड़ दिया है। आर्टिलरी, टैंक, लड़ाकू विमान सब अपना फोकस सेट कर चुके हैं। यूक्रेन का दुश्मन गोला बारूद ऐसे बरसा रहा है मानो वो तबाही मचाकर जल्द से जल्द युद्ध को खत्म करना चाहता है। Окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави. Нагнали підкріплення на Харківщину. Пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже більше 23 тисяч солдатів, але не зупиняють. जो आशंका ज़ेलेंस्की ने जताई थी, रूस उसे कैसे सच कर रहा है और कैसे अपने हमलों को तेज करने की तैयारी में है, ये भी जान लीजिए। खार्किव इलाके में रूस ने बड़ा हमला किया है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर शनिवार को रूसी फौज ने ताबड़तोड़ 3 हमले किए। एक बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसमें जबरदस्त तबाही हुई। 3 बम धमाकों में इमारत खाक हो गई। काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा गया। गनीमत रही कि इन 3 हमलों में किसी की भी जान नहीं गई, क्योंकि इमारत खाली थी। लेकिन यूक्रेन ने अब तक हार नहीं मानी। पूर्वी हिस्से में रूस को करारा जवाब दे रही है यूक्रेन की फौज। एक दिन पहले ही यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो पूर्वी यूक्रेन के ईजियम शहर का है। यूक्रेन ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने रूस के बख्तरबंद सैन्य काफिले पर जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन ने पूर्वी हिस्से में रूस पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ा। बड़ी संख्या में रूसी टैंक यूक्रेन के कब्जे में हैं। लेकिन रूस की रणनीति पूर्वी यूक्रेन में बड़े हमले की है। मारियोपोल भीषण जंग का मैदान बना है। सैटेलाइट से आ रही तस्वीरें रूस के खतरनाक मंसूबे की
तस्दीक कर रही हैं। पूर्वी यूक्रेन में ही एक शहर है डोब्रिपिलिया। वहां के हालात देखिए। नजरें जितनी दूर तक जाती हैं, बमबारी के निशान और तबाही ही तबाही दिखती है। जंग के इस मोड़ पर ज़ेलेंस्की डटे हैं, अपने जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं ताकि रूस के हर बारूदी मंसूबे को ध्वस्त किया जा सके। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं। सब कुछ पुतिन के फैसले पर टिका है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। मारियोपोल से गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। तो नजर जहां तक जाती है वहां तक बर्बादी के निशान हैं, लेकिन इस बीच में मारियोपोल पोर्ट पर कब्जा गंवाने से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह पोर्ट यूक्रेन के व्यापार का सबसे मजबूत आधार था। यूक्रेन की कोशिश है कि किसी भी तरह यहां से रूसी सैनिकों को हटाया जाए। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। हमारी संवाददाता गीता मोहन मारियोपोल पोर्ट पहुंची। देखिए उनकी खास रिपोर्ट। असली स्क्वीज है अगर आप रूस और यूक्रेन के बीच की बात करें। ये पोर्ट सिटी जो देख रहे हैं आप, सी ऑफ एज़ोव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इस पोर्ट सिटी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है रूस और डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक के फोर्सेस ने, लेकिन अब ये इनके कंट्रोल में आ गया है। बस कुछ ही पार्ट्स हैं जो एज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है जो बहुत ही वेस्टर्न फ्रंट में है, जो अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है जिसके लिए। लेकिन ये जगह जहां पे करोड़ों रुपए की आमदनी है, कमर्शियल एरिया है, उसे रूस फिर से नया बनाएगा और इसे यूज करेगा। इसीलिए सी ऑफ एज़ोव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर बंद कर दिया तो यूक्रेन लैंडलॉक हो जाएगा और मारियोपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है सी ऑफ एज़ोव पर। तो इसीलिए जरूरी है यूक्रेन के लिए कि ये जगह वापस से आजाद हो, लेकिन रूस और डोनेस्क इसे आजाद नहीं होने देगा। यहाँ पोर्ट सिटी मारियोपोल के पोर्ट पे हम खड़े हैं, जहां पर अगर आप देखें जितने भी शिप्स है यहाँ पर, उन्हें बमबारी का जो इफेक्ट है उसको सहना पड़ा। अब कई सारे शिप्स हमने देखा अंदर आते हुए भी। ये एसबर्ग है, पोर्ट्समथ जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। काफी वक्त लगेगा इसको ठीक करने में, लेकिन ऐसे कई और शिप है जो यहाँ पर डिस्ट्रॉयड मिलेंगे आपको। इनका एक ही मकसद था कि ये पोर्ट रूसी कंट्रोल के अंदर आ जाए, जो अब आ चुका है। आपको बमबारी अभी भी सुनाई दे रही होगी। दूर दूर कई जगहों पर यूक्रेनियन फोर्सेस अपने ग्रैड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इलाकों को वापस ले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहा जहां पर ये पोर्ट जो सी ऑफ एज़ोव है, जो कम्प्लीटली रूस के कंट्रोल में है, वो कभी भी यूक्रेनियन कंट्रोल में जा सकता है। ऐसा लगता है कि अब ये जो रूसी कंट्रोल में है, जिसको बाद में डोनेस्क को हैंडओवर किया जाएगा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल पोर्ट है और वैसा ही रहेगा। बमबारी लगातार चल रही है, लेकिन नतीजा कोई पॉजिटिव नहीं निकल रहा यूक्रेन के लिए। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ पोर्ट सिटी ऑफ मारियोपोल में गीता मोहन, आज तक। आपने पूर्वी यूक्रेन के हालात देखे, रूस की रणनीति को समझा जाना, लेकिन सवाल है कि क्या रूस ऐसे ही हमला करता रहेगा? दरअसल पुतिन की अब तक की रणनीति से उनके खतरनाक इरादों की आहट साफ सुनाई देने लगी है। मॉस्को से एटम बम वाली धमकी तो आ ही चुकी है। विक्ट्री डे भी महज 8 दिन बाद तय है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन 8 दिनों में क्या होने वाला है। एक तरफ रूसी बमबारी तबाही, यूक्रेन का पलटवार, तो दूसरी ओर दावों के जरिए एक दूसरे का मनोबल तोड़ने की जंग। रूस कह रहा है कि उसने यूक्रेन के 38 मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसमें 200 जवान मारे गए। तो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 2 सुखोई 25 और 7 यूएवी मार गिराए हैं। रूस ने यूक्रेन के तीसरे बड़े शहर ओडेसा के पोर्ट पर हमला किया है।
यूक्रेन की फौज का कहना है कि उसने रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दावों के बीच बूचा से आई ये नई तस्वीरें देख लीजिए। मिट्टी में दफनाई जा चुकी लाशों की दोबारा जांच पड़ताल हुई तो बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ। कीव का दावा है कि रूसी फौज ने बेरहमी की इंतहा कर दी। आरोपों के मुताबिक पुतिन के जवानों ने आम लोगों को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी। 3 लाशों से सबूत मिले हैं। कुछ शव ऐसे भी मिले हैं जो बंधे हुए थे, तो कुछ लोगों की गला घोंटकर हत्या किए जाने के आरोप अब यूक्रेन रूस पर लगा रहा है। रूस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। लेकिन असल खौफ एटमी अटैक का है। रूस लगातार पश्चिमी देशों को धमका रहा है कि यूक्रेन में उनकी दखल का अंजाम बेहद बुरा होगा। आखिर रूस किस खतरनाक अंजाम की बात कर रहा है? मॉस्को से लगातार आ रही धमकी के मायने निकाले जा सकते हैं। पुतिन बता चुके हैं कि एटमी पावर से इस्तेमाल में वो कदम पीछे नहीं खींचेंगे। रूसी रक्षा मंत्री भी कुछ ऐसी ही धमकी दे चुके हैं। और तो और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी इनकी चिंता जता चुके हैं। उसकी ठोस वजहें हैं। 9 मई को मॉस्को में होने वाला विक्ट्री परेड करीब है। उस मौके पर अपने देश को बताने के लिए पुतिन के हाथ कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। 67 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद रूस के सिर पर जीत का सेहरा नहीं बंधा है। ऐसे में पुतिन के सामने एक ही ऑप्शन है कि वो यूक्रेन को पश्चिमी देशों को मिल रही मदद के बीच कोई बहुत बड़ा फैसला करें। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. या तो हम यूक्रेन से युद्ध हारेंगे या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। अपने नेता पुतिन को जानते हुए मुझे लगता है कि विश्व युद्ध होने की संभावना ज्यादा है। मुझे आशंका है कि इस युद्ध का खात्मा परमाणु हमले के साथ होगा। Ядерным ударом мне представляется все же более вероятным. परमाणु हमले का खौफ तो है, लेकिन ज़ेलेंस्की दम भर रहे हैं कि यूक्रेन ने हालत ऐसी कर दी है कि विक्ट्री डे परेड से पहले रूस कमजोर पड़ चुका है। Наші захисники знищили вже більше 1000 російських танків, майже 200 російських літаків, майже 2500 броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка у запасу. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій землі. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві. यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों का समर्थन मिल रहा है। धन बल हो या हथियार बल, हर तरह से यूक्रेन को सपोर्ट मिला है। तो यूक्रेन का मनोबल बढ़ाने के लिए भी दुनिया के कई दिग्गज यूक्रेन पहुंच रहे हैं। अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने लवीव जाकर लोगों से मुलाकात की और संकट की इस घड़ी में धैर्य बढ़ाया। मारियोपोल से गीता मोहन और मौसमी सिंह के साथ राजेश पवार, कीव आज तक। 9 मई यानी रूस के लिए विक्ट्री डे। इसी दिन रूस पूरे विश्व के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है और ये डर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। नाटो अब रूस के पैतरे समझ नहीं पा रहा है। नाटो के पूर्व चीफ ने सभी पश्चिमी देशों को तैयार रहने की सलाह दी है। वो मानते हैं कि पुतिन का मूड कभी भी बदल सकता है। बस चंद दिन और पूरी दुनिया आकलन करती रह जाएगी और पुतिन एक और महायुद्ध शुरू कर चुके हो। विक्ट्री डे से पहले जीत की ट्रॉफी पुतिन को चाहिए ही चाहिए, और अगर ये ट्रॉफी नहीं मिली तो 9 मई से लेकर अगले कुछ दिनों के अंदर ही ये पूरा युद्ध ही खत्म हो जाएगा। यकीनन ये युद्ध रूस की ओर से नहीं बल्कि यूक्रेन की ओर से खत्म होगा, क्योंकि यूक्रेन की ओर से लड़ने वाला कोई बचेगा ही नहीं। Мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. या तो हम यूक्रेन से युद्ध हारेंगे या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। अपने नेता पुतिन को जानते हुए मुझे लगता है कि विश्व युद्ध होने की संभावना ज्यादा है। मुझे आशंका है कि इस युद्ध का खात्मा परमाणु हमले के साथ होगा। Ядерным ударом мне представляется все же более вероятным. अभी हाल ही में रशिया टीवी के एडिटर इन चीफ ने
युद्ध के खत्म होने की आशंकाओं पर अपनी बात रखी थी। उनकी न्यूक्लियर वाली सोच ही नाटो के चिंता का विषय है। पुतिन कई बार दोहरा चुके हैं कि यूक्रेन में हो रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में अगर कोई देश आया तो रूस उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा। रूस की धमकियों को अब नाटो देश हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रूस की विक्ट्री डे परेड नजदीक है। अब केवल 9 दिन बचे हैं। कल ही ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस परेशान थे, क्योंकि उन्हें पूरा अंदेशा है कि 9 मई को पुतिन यूक्रेन के खिलाफ और उसकी मदद करने वाले देशों के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आज पूर्व नाटो चीफ रिचर्ड शेरिफ ने भी पश्चिमी देशों को यूक्रेन युद्ध में कमर कस लेने की अपील की है। रिचर्ड शेरिफ ने पश्चिमी देशों को यूक्रेन के मामले में रूस के साथ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर लेने की सलाह दी। वो मानते हैं कि रूसी सेना को कीव की असफलता खाए जा रही है। यूक्रेन युद्ध अब तीसरे महीने तक खिंच गया है। यूक्रेन जैसे देश से रूस लंबी जंग नहीं लड़ना चाहता था। वो तो ये मानकर चल रहा था कि यह युद्ध 3 से 4 दिनों में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध का लंबा खिंचना रूसी सेना की काबिलियत पर शक करने जैसा हो गया है। यूक्रेन भी युद्ध के लंबा खिंचने को ही अपनी जीत मान रहा है। इसी जोश में वो लगातार रूस को चुभाने वाले डेटा जारी करता है। जैसे ताजा डेटा जो उसने जारी किया है, उसके मुताबिक रूस के 23,200 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। रूस के 1,000 टैंक तबाह हो चुके हैं। 2,445 बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेनी सेना का शिकार बन चुकी हैं। करीब 190 रूसी लड़ाकू विमान और 155 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन तबाह कर चुका है। इस डेटा के जरिए यूक्रेन ये बताना चाहता है कि युद्ध में रूस जैसे शक्तिशाली देश को भी यूक्रेन के खिलाफ लड़ने में काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में रूसी सेना के अधिकारी ये चाहते हैं कि कीव की असफलता को यूक्रेन में दोबारा से बड़ी जंग शुरू करके धो दिया जाए। ये एक बड़ी वजह है कि रूसी सेना दोबारा से बड़े हमले कर रही है और तबाही की भयानक तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। It's hard to look at what he's doing in Ukraine, what his forces are doing in Ukraine, and think that any ethical, moral individual could justify that. हालांकि अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन की सैन्य मदद अब भी कर रहे हैं और ये बात रूस को और गुस्सा दिला रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर नाटो देशों को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन की सैन्य मदद करना बंद कर दें। और इस बार लावरोव की ये चेतावनी खोखली नहीं है, क्योंकि 9 मई को कुछ बड़ा होने वाला है और ये बात यूक्रेन की मदद करने वाले सभी देश जानते हैं। कीव से राजेश पवार, मारियुपोल से गीता मोहन और मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। 9 मई को पुतिन क्या करने वाले हैं, ये सोच कर पश्चिमी देशों की सांसें अटके हुए हैं। टीवी चैनल्स पर यह चर्चा है कि रूस की नई वाली ये सरमत मिसाइल 106 सेकंड में बर्लिन, 200 सेकंड में पेरिस और 202 सेकंड में लंदन को शमशान में तब्दील कर देगी। रूस के राइट विंग पार्टी के एक लीडर ने बेहद गंभीरता के साथ ब्रिटेन को धमकी दी है। ये पुतिन के कट्टर समर्थक हैं। नाम है एलेक्सी झुरावलेव।
ब्रिटेन के रुख से ये इतने खफा हैं कि रशियन टीवी चैनल के एक कार्यक्रम में यूरोप पर न्यूक्लियर अटैक के सेकंड्स गिना थे। रूस सचमुच न्यूक्लियर अटैक कर देगा ऐसा कोई नहीं मानता, लेकिन तैयारी तो ऐसी दिखाई जा रही है कि कलिनिनग्राद से अगर सरमत मिसाइल लॉन्च होती है तो वो सिर्फ 106 सेकंड में बर्लिन पहुंच जाएगी। पेरिस तक का टारगेट तय करने में उसे सिर्फ 200 सेकंड लगेंगे और 202 सेकंड में रूस की सरमत लंदन पर अटैक कर सकती है। शो के होस्ट ने टोका कि ब्रिटेन के पास भी एटम बम है, ऐसे में तो कोई बचेगा ही नहीं, तो रूसी सेना ने फिर धमकी। Вот, я про это. Поэтому им эту картинку надо тоже показывать. Знаете, ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы придете. Вот вам картинка. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Куда? Да, все, здравствуйте, пролетело. Ну-ка, а так надо? Ну пускай думает. Секундомер ему дать надо, 200 секунд отсчитать. Ну-ка, вот так надо с ними. По-другому никак. वैसे पुतिन समर्थक नेता भले सरमत को कलिनिनग्राद से लॉन्च करने की धमकी दे रहे हों, लेकिन अभी इसकी तैनाती वहां है नहीं। सबसे पहले सरमत मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर साइबेरिया में तैनात की जाने वाली है। फिर भी पुतिन की ओर से दी गई धमकियां और रूस में चल रही ऐसी न्यूक्लियर हमलों की चर्चा से पश्चिमी देश अलर्ट पर। A nation the size of Russia, with a nuclear arsenal that their size and capability, and a leader that's clearly as belligerent as Vladimir Putin, we have to take seriously the escalatory rhetoric that he and his leaders have been using lately. It would be as irresponsible as it is for him to use that rhetoric. It would be equally irresponsible for us not to take it seriously, and so we do. वैसे रूस में जिस सरमत मिसाइल के नाम से न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी जा रही है, पुतिन की सेना ने उसे इसी पतझड़ तक डिप्लॉय करने का टारगेट रखा है। और अब ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी आशंका जता रहे हैं कि 9 मई को पुतिन खुले युद्ध का ऐलान कर सकते हैं और इस सूरत में रूस के दुश्मन देशों के बीच सरमत का खौफ लाजमी है, क्योंकि सरमत मिसाइल एक बार में अपने साथ 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, यानी एक बार में 15 टारगेट पर हमला कर सकती है। रूस के इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी रूस इस मिसाइल से दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। ये मिसाइल 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। सरमत मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है इसका डिजाइन, जो आधुनिक से आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। 20 अप्रैल को ही रूस की सेना ने इसका सफल ट्रायल किया था और अब इसी सरमत का दम दिखाकर रूस के नेता लंदन, पेरिस और बर्लिन को बर्बाद करने की धमकियां दे रहे हैं। आज तक